11th क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन। तो यार ग्रेविटेशन में चलते 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 हम इसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज और यार लास्ट लेक्चर की तरफ ही आ चुके हैं। आज का लेक्चर छोटा सा, लास्ट में बस छुटपुट बातें, जो छोटे मोटे गैप्स होंगे उनको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। चैप्टर आज क्या है बेटा, क्लोज्ड है। ओके, मेरे ख्याल से 25-30 मिनट का, ज़्यादा बात है 35 मिनट का ये लेक्चर हो जाएगा। एंजॉय करो, देखो इसको, और ज़्यादा इसमें कुछ करने के लिए बातें होंगी नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल थोड़े बहुते इस पे बेस्ड भी कई बार आ जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक है बेटा आपका केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सैटेलाइट कर लिया यार, एस्केप वेलोसिटी कर लिया, सब कुछ कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिए। अब छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको भी चलो क्यों छोड़ना। तो एक केपलर्स लॉ है, बाद में छोटे मोटे वेटलेसनेस वगैरह ये जो बातें पहले ही पता है उनको डिस्कस करा देंगे। तो आज का टॉपिक मेनली केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो आप 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, वही चीज है, रिपीट होगी। एक थोड़ा सा बस सेकंड लॉ बेटा, उसको क्या करेंगे हम, उसका प्रूफ करवा देंगे। पहले भी करा रखा है, दोबारा करवा देंगे। ओके जी, तो हेडिंग डाल लो छोटी सी, केपलर्स लॉ। भैया केपलर, फिर वही बात, साइंटिस्ट का नाम होगा, तो अगली बात आ गई केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब केपलर ने और भी कई लॉ दिए होंगे भाई, यहां पर केपलर का मतलब अब प्लैनेटरी मोशन वाले लॉ होंगे। ठीक है, केपलर्स लॉज लिख ही दो यार, ऑफ प्लैनेटरी, जल्दी जल्दी करा दूंगा यार। ठीक है जी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस खींच देना हमने काम। तो केपलर ने भैया 3 लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन के बारे में। ठीक है जी, पहला लॉ जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है जी, 3 लॉ दे दिए। फर्स्ट लॉ जिसको कहते हैं लॉ ऑफ, ये सारे ना 3 ही देते थे, न्यूटन ने 3 दे दिए, इधर केपलर भी कितने दे रहा है, 3 लॉज दे रहा है। तो फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यार, क्या ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। दूसरा कहते हैं जिसको लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरे नंबर पे है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो मैंने बोला यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस खींचते चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी इनको कवर अप करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो केपलर ने 3 लॉ दिए भैया, तीनों आपको पता होंगे। पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, इसको केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कह देते हैं, या लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कह दिया। ठीक है, ये हो गया केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या फिर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक एक करके देखते हैं यार। फर्स्ट लॉ में केपलर सिंपल यही कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। अब देखो बेटा, एक हो गया सर्कुलर ऑर्बिट, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमे तो उसको सर्कुलर ऑर्बिट कह देंगे। अब एक शेप होती है एलिप्टिकल शेप। ठीक है, पता ही होगा तुम्हें, ये जो शेप है ये कौन सी शेप होगी भाई, एलिप्टिकल शेप। ठीक है जी, अब बना लेना है बढ़िया सी, पता ही है आपको एलिप्टिकल शेप, बस सर्कुलर नहीं होती, एलिप्टिकल शेप होती है। अब देख बेटा, अगर कोई भी सर्कल होगा तो आपको पता है सर्कल का एक क्या होता है, सेंटर होता है, और एक क्या होता है उसका रेडियस होता है। तो सर्कल में उसका जो बेस पॉइंट है सेंटर को लेते हैं, और एक उसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर यार सर्कल की बजाय एलिप्स हो गया, तो एलिप्स में इसका सेंटर नहीं होता, इसमें ना 2 बेस पॉइंट जो लिए जाते हैं,
उसको कहते हैं, इसके फोकस एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ठीक है, इक्वल दूरी पर। ये जो सेंट्रल लाइन सी मैंने बना दी, इससे इक्वल दूरी पर यार, ठीक है, एक F1 हो गया, F2 हो गया। तो सर्कल का भैया सेंटर होता है, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। सर्कल का रेडियस होता है, इसकी दो एक्सिस होते हैं, एक को कहते हैं मेजर एक्सिस, एक को कहते हैं माइनर एक्सिस। ये जो है बड़ी वाली जो है, इसको B से डिनोट करते हैं आमतौर पर, और छोटी वाली को, इस पूरी को A से डिनोट करते हैं, और इस पूरी को भाई B से डिनोट कर देते हैं। तो कोई भी इलिप्स होगा बेटा, उसके दो फोकस होंगे, एक क्या होगा मेजर एक्सिस, और दूसरा क्या होगा माइनर एक्सिस। ये A माइनर एक्सिस है, B क्या हो गया इसका, यहां से लेके यहां तक की दूरी भाई मेजर एक्सिस। ओके, तो एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। तो किसी भी इलिप्स में दो फोकस है, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। बाकी अब इलिप्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं तुम्हें, वो तो इलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ाना था, तो थोड़ा सा चलो बना दिया। तो यार इतना तो पता होना चाहिए। अब जो आपका प्लैनेटरी मोशन है, केपलर ने बोल दिया, मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, पढ़ने वाली बातें अपने पढ़ते रहना। पहला लॉ बस आपके पास नोट्स हैं, उसमें से देख वेख लेना, ठीक है, लिखूंगा भी नहीं, पूरा समझा दूंगा। कि लॉ ऑफ ऑर्बिट में बोला कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब देख, केपलर ने इलिप्टिकल ऑर्बिट ही बोला है, लेकिन हम जब कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं ना सारी, उसमें फिर उसको ओवरऑल सर्कुलर मान के ही सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। अब जैसे अब हम प्लैनेटरी मोशन डिस्कस करेंगे तो कहेंगे जी क्यों घूम रहा है, क्योंकि सन अर्थ पे या बाकी प्लैनेट्स पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम कहेंगे भैया घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r लगाते हैं भैया, वो तो ये मान के लगा देते हैं ना कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ के लिए mv²/r फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो हम कैलकुलेशन करते वक्त सर्कुलर मान लेंगे या मान लेते हैं, बट वैसे एग्जैक्टली क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एग्जैक्टली इलिप्टिकल सही होता है, कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनका लगभग सर्कुलर सही है, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका ना पूरी तरह से इलिप्टिकल ना पूरी तरह, लेकिन ओवरऑल ज्यादा शेप ये इलिप्टिकल बनती है, इसलिए इलिप्टिकल ही बोलना चाहिए। कैलकुलेशन में इसको सर्कुलर मानकर चल रहे हैं, अगर सर्कुलर मानेंगे तो रेडियस मानना लेना चाहिए। अब इसको अगर मैं सर्कुलर मान लूं तो इसका यार रेडियस भी कुछ मानना पड़ेगा, वो फिर मेजर और माइनर एक्सिस की क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं बेटा। मेजर माइनर की एवरेज ले ली, ये क्या बन गया, रेडियस बन गया, और कैलकुलेशन सर्कुलर से ही होंगी। ओके, अब एक बार फाइनली फर्स्ट लॉ को बोल रहा हूं, उसके बाद फिर सीधा किस पे जा रहा हूं, सेकंड लॉ पे चले जाएंगे। ओके, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट स्टेट्स दैट ऑल द प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical orbits with sun at one of the focus. All the planets revolve around sun in elliptical orbits with sun at one of the focus ऑफ द एलिप्स। कि भैया जो सन है ये हमारे सूर्य देवता हैं, ठीक है जी, ये सन है भी रोशनी फेंकते हुए, कि सन है इन दोनों में से किसी एक फोकस पर होता है। तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। एक फोकस पे सन है, बाकी अर्थ इसके आसपास क्या कर रही होगी, रोटेट
कर रही होगी या बाकी प्लैनेट्स भी रोटेट कर रहे होंगे। खत्म हो गया भैया कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मैंने बता ही दिया। सन इनमें से एक फोकस पे है, एक फोकस ये रहा, यहाँ पे सन है, ठीक है। अर्थ इसके आसपास घूमती रहती है। अब क्योंकि सन सेंटर पे तो है नहीं, तो अर्थ और सन के बीच की दूरी सेम नहीं रहती है, वो कम ज्यादा होती रहती है। मान ले अर्थ या कोई भी प्लेनेट इस जगह पर है, तो इसको मैं ए पॉइंट मान रहा हूं। यार ये जो पॉइंट है ये सन से फारदेस्ट डिस्टेंस है, और अगर घूमते 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 अर्थ कुछ यहां पर आ जाए, तो इसको मैं इस पॉइंट को P मान रहा हूं, ठीक है। ये A हो गया, ये P हो गया। ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये मैक्सिमम दूरी हो गई। ये सन की पोजीशन को S मान लेते हैं, चल ठीक है। S से मैक्सिमम दूरी हो गई, SP मिनिमम दूरी हो गई। भाई इस पोजीशन को कहते हैं पेरिहीलियन, ठीक है, और इसको कहते हैं एपिलियन, ठीक है। इसको पेरिजी या एपोजी भी कहते हैं। कभी आ गया वर्ड एपोजी क्या है? एपोजी भैया क्या है? अर्थ की मैक्सिमम दूरी है सन से। तो ये जो एस ए डिस्टेंस है ये क्या हो गया? एपोजी। ये पॉइंट क्या हो गया? एपिलियन। ये क्या हो गया? पेरिलियन। और ये जो डिस्टेंस हो गया पेरोजी, ठीक है जी। तो बस अब यहां पे बात को खत्म करते हैं, पता ही है। अब आते हैं किस पे? सेकेंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्लोज्ड। अब आगे केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसी का यूज करूंगा। ये P और A वाली बात हमने मिटा दी, डायग्राम ये यूज करेंगे। ये रफ पार्ट था, ये भी मिटा देते हैं। अब सेकेंड लॉ का बेटा प्रूफ भी करवा देंगे, पहले लिखवाऊंगा तीनों, ये भी मिटा देते हैं। पता ही है हेडिंग क्या चल रही है। फर्स्ट लॉ की बात मैंने कर दी, सेकेंड लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पे ध्यान देना जरा। फर्स्ट लॉ हो गया केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी लॉ ऑफ एरियाज। ध्यान से सुनना, सेकेंड लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट। ये प्लैनेट है P4 यहां। अब इसका अब P जो लिखा है मैंने उसका मतलब प्लैनेट हो गया, अर्थ भी हो सकती है। ये कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको पहले थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ेगी कि फॉर अ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन की बात हो रही है, फॉर अ प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि इन planetary motion the line joining the sun and planet, line joining the sun and planet sweeps equal areas in equal intervals of time। भाई ये जो लाइन है ना सन और प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है, इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लो यहां से ये यहां पहुंच गया प्लेनेट, और इधर ये इस जगह से यहां से मान लो यहां पहुंचा, ऐसे घूम रहा था, ठीक है। अगर बेटा P से P डैश गया, ठीक है जी, और ये प्लेनेट था, ये P से P डैश गया,
अब इसका नाम भी P रख रखा है, इसको कुछ और रख लो। ये P1 था, ये पोजीशन P2 थी, तो P1 से भैया P1 डैश चले गया और ये P2 से P2 डैश आ गया। अगर P1 से P डैश जाने का टाइम और इधर P2 से P2 डैश आने का टाइम सेम है, तो इट विल कवर इक्वल एरियाज। ये जो एरिया है ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तो इट स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा, ये तुम्हें पहले भी मैंने कराया है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम करा रहे थे ना, वहां पे एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है, वहां पे ये प्रूव करवा दिया जाता है। यहां पे भी करवा देंगे दोबारा, वहां दूसरे तरीके से कराया था, वहां ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम कह के कराया था, वहां यहां पे ऐसे करा देंगे। तो इन प्लैनेटरी मोशन द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको मैं ये भी कह देता हूं कि डीए क्या हुआ, एरिया कवर्ड, ठीक है। dt क्या हुआ, मान लो टाइम टेकन, तो यहां पर यार da क्या हो गया, एरिया कवर, dt टाइम टेकन, तो इसको मैं da बाई dt लिखूंगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसको हम एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। भैया एरियल वेलोसिटी का यहां पर मतलब एरिया से है, वैसे एरियल वेलोसिटी एरियल रूट होता है, हवा वाले रूट को एरियल रूट कहते हैं, ठीक है। जमीन पे चल रहे हो तो उसको लैंड रूट कहते हैं, पानी पे चल रहे हो तो उसको सी रूट कहते हैं। तो एक एरियल रूट, वो एरियल नहीं, यहां पे एरियल का मतलब क्या है, एरिया, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, एरियल वेलोसिटी बोल दी। एरियल वेलोसिटी भैया जैसे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये बोल रहा है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कह रहा है ना, कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब डीए बाई dt, यानी एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि अगर प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो उसमें जो डीए बाई dt है, यानी एरियल वेलोसिटी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जी, ठीक है। तो पहले मैं तीनों लॉज एक बार बोल देता हूं, आपको याद होने चाहिए। हमें सेकंड का खैर मैं प्रूफ करवा दूंगा, प्रूफ करवाने को तो बहुत कुछ है केपलर लॉ में, चाहे 4 दिन लगा लो केपलर लॉ पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमें अपने सिलेबस के हिसाब से और बाकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं भैया, उसके हिसाब से अपने टाइम को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने 30 से 40 मिनट रखे होते हैं केपलर लॉ के लिए, अदरवाइज करने को क्या है, चाहे 4 दिन केपलर लॉ करते रहो, हमें अपने हिसाब से मैनेज करना है। तो भैया जितना मैंने अपने हिसाब लगाया उतने कराऊंगा। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट याद रखनी है या मीनिंग पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड लॉ के कंसेप्ट के साथ साथ प्रूफ भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा। थर्ड लॉ स्टेटमेंट और उसकी एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, थर्ड वाले लॉ पे न्यूमेरिकल बड़े आ जाते हैं यार। ओके, तो केपलर सेकंड लॉ हो गया, अब थर्ड लॉ की स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद फिर सेकंड लॉ पे दोबारा आके उसको क्या करा देंगे, प्रूव करा देंगे। एक बार पहला हो गया ऑर्बिट के बारे में बताया, दूसरे में एरिया के बारे में बताया कि भैया ये जो लाइन है इट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड लॉ भी लिख लो, थर्ड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट सिंपल है, सारी सिंपल है। ये कहता है कि अगर प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल, लेकिन भैया ये जो थर्ड लॉ आया ना वो डिराइव या उसका रिजल्ट ये मान के आया होगा कि जी पाथ कैसा है, सर्कुलर है, क्योंकि जो बात उसमें निकल कर आएगी वो प्रूफ तो किसके लिए होगी फिर बेटा जी, सर्कुलर के लिए ही होगी। तो हमने बोला केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ध्यान से सुनना, तीसरा लॉ केपलर का ये कहता है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है जी, कि फॉर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन
द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस। अब देख, रेडियस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना, अब रेडियस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि जो पाथ कैसा है, सर्कुलर है। अब देख, बड़ी कंफ्यूजन है। पहले लॉ में क्या था, एलिप्टिकल है, और तीसरे लॉ में उसको क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। क्या मजाक है, पहले में तो ऑर्बिट बोल दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट, अब जब तीसरे में वो रेडियस बोल रहे हैं, तो भैया मैंने तुम्हें बता दिया था, टेंशन मत लो, कि होता एलिप्टिकल ही है, लेकिन भैया पूरी कैलकुलेशन के दौरान तो हमें इसको सर्कुलर मानना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट से जो भी बातें निकालते हैं हम, अब सर्कुलर मानेंगे तो रेडियस मानना पड़ेगा। रेडियस मैंने बोल दिया था, कहां से निकाल लेंगे, मेजर और माइनर एक्सिस का एवरेज निकाल लेते हैं, वो ओवरऑल एवरेज रेडियस मान लिया जाता है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याद रखना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2g, टी प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3/2। याद करो, सैटेलाइट, सैटेलाइट में आपने टाइम पीरियड निकाला है, टाइम पीरियड। अब वो जो सैटेलाइट में टाइम पीरियड का फार्मूला है, उसमें ध्यान से देखना कि एक तरफ टी है और दूसरी तरफ रूट के अंदर आर क्यूब था। पलट के देख लो कॉपी। तो टी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल था, रूट है, रूट के अंदर छोटा आर क्यूब है, बाकी नीचे कहीं कुछ होगा। अब वहां से भी देख वही निकल कर आ रहा है कि t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 है। तो एक्चुअली वहीं से बात आई है, बस आपने याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है यार, आपको ये याद रखना है। t इज न्यूमेरिकल्स के लिए तीसरा वाला लॉ बहुत यूज होता है। वो कहेगा दो प्लेनेट है जी, एक का टाइम पीरियड इतना है, दूसरे का टाइम पीरियड इतना है, उनके रेडियस का रेशियो पता, या बोल देगा रेडियस का रेशियो इतना दे रखा है, टाइम पीरियड का रेशियो पता। बिल्कुल लल्लू लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन आते बड़े हैं इस पे बेस। तो फर्स्ट लॉ डन, सेकंड लॉ डन, थर्ड लॉ सिंपल है, t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। न्यूमेरिकल के लिए तीसरे में से बहुत कुछ आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ बस वैसे ही पता होना चाहिए, सेकंड लॉ भी बस वैसे ही पता होना चाहिए, लेकिन उसका प्रूफ कई बार एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में उसका प्रूफ आ जाता है। तो अगली बात आ गई, सेकंड लॉ का क्या करा देते हैं, प्रूफ करा देते हैं जी। हाँ जी बेटा देखो यार, अब सेकंड लॉ का प्रूफ तो बात कर रहे थे केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है जी। अब देखो ये हो गया हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। यहां कहीं पे सन की स्थिति और प्लेनेट यहां पर है, ओके। अगर बेटा मैं ये देखूं तो प्लेनेट है यार, अगर वैसे घूम रहा है तो एक्सिस तो यही हुआ ना, सन के आसपास घूम रहा है ना, तो एक्सिस तो यही हुआ कि ये इस एक्सिस पे घूम रहा है, ओके। ये जब इस जगह पर है तो ये इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। हमने प्रूव करना है कि इट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ओके। अब ये पॉइंट मान लेते हैं इसका P। कुछ देर बाद मान लो ये यहां पहुंच गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। तो ये नई पोजीशन हो गई जी इसकी, ठीक है। अब इसने ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस लिया है, बहुत छोटा सा एंगल है। तो ये यार पी क्यू चाहे कर्व्ड ले ले चाहे सीधा ले ले, अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। फिर भी इस पी क्यू डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूं, डी आर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी आर हो गई। ये जो डिस्टेंस है इसको ओ मान ले, पोजीशन ऑफ सन जो थी, ये प्लेनेट वाली एस मान ले, पोजीशन ऑफ सन को एस मान ले।
ये या आर है और ये मान ले क्या है, आर डैश। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये P टू Q चले गया इन टाइम dt, छोटा सा टाइम लिया, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें P से Q पहुंच गया भैया प्लेनेट आपका। अब इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी, बेटा P से Q टाइम dt में पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट इस दौरान कितनी हुई, वो होगी dr। अच्छा, टाइम टेकन तो मैंने लिख ही दिया, वो था dt। अब इस दौरान यार एरिया कवर्ड वो हो गया dA। ठीक है, एरिया कवर्ड मान लो कितना हुआ, dA। खैर एंगल भी कवर हुआ है, तो एंगल कवर्ड मान लो कितना हुआ, d थीटा। सारे के सारे अपने आप में वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब नेग्लिजिबल स्मॉल है, यहां बड़ा करके दिखाना पड़ता है, लेकिन सब नेग्लिजिबली स्मॉल ले लिए मैंने। ठीक है जी, अब जो dA है बेटा वो इस टाइम dt में एरिया कवर्ड है। ठीक है, वैसे तो बेटा ये एरिया पूरा है, लेकिन ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, मैंने बोला PQ, और ये कर्व ये इतना कम है कि अगर ये पूरा एरिया इस कर्व तक लूं या इस लाइन तक लूं, इससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, ये तो बड़ा करके शो किया, और भी छोटा पतली सी स्ट्रिप जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास यार स्थिति हो गई। ओके जी, अब जो भी सिचुएशन है उसमें एरिया कवर्ड के लिए ही मैंने पूरी जद्दोजहद करनी है, तो एरिया कवर्ड तो dA है। अब जो dA एरिया कवर्ड है वो निकालना है मुझे, उसके लिए थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा। तो यार ये जो R है ना, R मैं क्या करता हूं, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। ठीक है, इसका क्या कंप्लीट करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो इसके बिल्कुल पैरेलल ये बनाई, इसके बिल्कुल पैरेलल ये बना दी, तो ये क्या बन गया यार, एक पैरेललोग्राम सा कंप्लीट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड एरिया है dA वो तो ये है ना, नीला वाला, ये रिक्वायर्ड एरिया है। इस मैंने बोला ये छोटा सा जो कर्व्ड है उसको इग्नोर करो, ये जो पैरेललोग्राम है ये SQ इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बन रहा है। ये डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, आधा पार्ट रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ठीक है, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो इस पैरेललोग्राम का SPQ, इसका नाम S डैश मान ले, इस पैरेललोग्राम का क्या है, हाफ है। रिक्वायर्ड एरिया जो है ना अपना dA नीला वाला, वो इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो फोटो कह रही है कि जो dA यानी रिक्वायर्ड एरिया मेरा, इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा वाला, SPQS डैश, SPQS डैश। ठीक है जी, तो dA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम SPQS डैश। भैया थोड़ी सी अगर गणित आती हो तो गणित में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम हो तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब इसकी एक एडजेसेंट साइड वेक्टर के रूप में R है और दूसरी एडजेसेंट साइड वेक्टर के रूप में dr है। देख ये PQ जो थी वो क्या थी, dr थी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब भैया रूल है, क्या करें, याद रखने पड़ते हैं
कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो अगर मुझे एडजेसेंट साइड किसी भी पैरेललोग्राम की, जैसे इसकी आर और डी आर मिली हुई है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो उसका एरिया आ जाएगा। तो कर ले भाई, एडजेसेंट साइड्स मेरे को वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है, तो आर क्रॉस डी आर कर दूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो गया भैया, और हाफ चल ही रहा है, बाकी अब कुछ नहीं, यही समझना था, कहानी खत्म है। अब ये हाफ आ जाएगा, ये आर क्रॉस डी आर अपने पास है ही। अब मैं क्या करूंगा, इसको डी टी से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डी टी से डिवाइड कर दूंगा। अब भैया डिवाइड करना था, आर को भी कर सकता था, उसको भी करता था, आर करने से फायदा नहीं है, वो डी आर तो दिख ही रहा था, कर दिया डिवाइड। मेन टारगेट अपना क्या था, डी ए बाई डी टी ढूंढना है ना, क्योंकि वो कह ही क्या रहा है कि एरियल वेलोसिटी क्या रखनी है, कांस्टेंट। तो हमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूव करनी थी, कर देंगे। अब डी ए बाई डी टी इक्वल टू तो आई गया, एरियल वेलोसिटी तो दिखनी शुरू हो गई मेरे भाई, अब दिखनी शुरू हो गई तो कर देते हैं फिर। ये बन गया डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये आर है। अब डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी आर डिस्प्लेसमेंट है भाई, नीचे डी टी आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी आर बाई डी टी होती है वेलोसिटी। चलो बहुत बढ़िया, वेलोसिटी आ गई। ओके, अब आर क्रॉस भी तो कुछ होता नहीं है, तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। आर क्रॉस भी तो कुछ नहीं बन रहा, मैंने एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड कर दिया, भाई कर सकता हूं, मेरी मर्जी। ये डी ए बाई डी टी हो गया, ये आधा हो गया। अब ये जो एम है इसको अंदर भेज दे, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर घुस जाएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर घुस जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट क्वांटिटी है भैया। इसको अगर मैं अंदर घुसा दूं तो ये इसके साथ मिल जाएगा, v के साथ मिलाया, देख r के साथ मिला के कुछ नहीं बनना, v के साथ मिलाऊंगा तो चल कुछ बनने के चांसेस है, m इंटू वी, याद कर ले तब तक, m इंटू वी पता लग गया होगा क्या होता है। ये m अंदर भेज दिया, ये नीचे वाला तो चल नीचे वाला ही है, उसको रहने दो यहीं पर। अब बेटा मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो ये बन गया डी ए बाय डी टी इक्वल टू 1/2m, ये बन गया आर क्रॉस पी। क्या बात है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ये बन गया आर क्रॉस पी। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और चेक करो कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी आर क्रॉस पी क्या होता है। ज्यादा जोर मत लगा लेना कि दिमाग फट ही जाए। अगर तो याद आ गया तो अपने आप को शाबाशी दे लो भाई, नहीं याद आया तो भी दे दो अपने आप को शाबाशी कि कितने महान हो तुम लोग, कि तुम्हें आर क्रॉस पी भी याद नहीं आया। क्योंकि भाई हर एक अब किसी ना किसी एंगल से तो महान है ना, एक इसलिए महान है उसको एकदम याद आ गया, एक इतना महान है कि उसको मतलब कल पढ़ाओ और अगले दिन भी याद नहीं आता। तो आर क्रॉस भी भैया जिसको याद आ गया थोड़ा शाबाशी दे लो, बनेगा ये डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2m है, और ये आर क्रॉस पी होता है एल, एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी भैया लीनियर मोमेंटम, और आर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा L/2m आ गया, ये बन गया डी ए बाई डी टी इक्वल टू L/2m आ गया। ओके, अब हमने प्रूव क्या करना था कि इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये प्रूव करना था। यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये प्रूव करना था। अब एरियल वेलोसिटी तो आ चुकी है L/2m। अब L/2m में बेटा m तो वैसी क्या है कांस्टेंट,
मास थोड़ी चेंज हो रहा है प्लेनेट का, घूमते घूमते प्लेनेट का मास थोड़ी चेंज होगा, वो तो वैसे ही क्या है, कांस्टेंट है। अब बच गया एल। अब एल है एंगुलर मोमेंटम। अब उसके लिए एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है यार, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम होता है वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम होता है, कुछ दिन पहले पढ़ा तुमने। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी तब तक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क थोड़ी लग रही है, सन है, प्लेनेट है, ये सिस्टम बन गया, टू पार्टिकल सिस्टम है, अपने आप घूमे जा रहे हैं बढ़िया मजे से। सन उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कि भैया घूम ले घूम ले घूम ले, घुमा रहा हूं तेरे को, ये भी कहता है चल कोई चक्कर नहीं है घूम लेते हैं। तो ये आपस में उलझे हुए हैं। बाहर से अब एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रहा है इन पे, अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, तो हम यहां पर कहेंगे कि जी एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम of the system remain conserved। मतलब L क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब यार L कांस्टेंट रहेगा, M वैसी कांस्टेंट है, तो dA/dt कांस्टेंट हो गया। मतलब dA/dt कांस्टेंट हो गया, मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब it covers equal areas in equal intervals of time। तो हो गया प्रूफ भाई। तो लिख लो एक लास्ट लाइन, that is the line joining the sun and planet sweep, sweep मतलब एंड स्वीप करते हुए, झाड़ू फिरते हुए ले जाना, ये ऐसे स्वीप कर रहा है ना, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, therefore the line joining, लिख लो यार अपने आप, the line joining the sun and planet sweeps equal areas in equal intervals of time, hence proved। तो आपका थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ केपलर वाला, वो प्रूव भी हो गया। चलो आ जाता है, इसलिए हमने आपको यार करवा दिया। तो केपलर लॉ की बात भी हो गई यार, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड पे मैंने बोला न्यूमेरिकल करेंगे खूब सारे। अब चैप्टर क्लोज्ड है, अपनी बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह उठा के देखोगे तो दो तीन बातें उसमें और दी होंगी यार। जैसे अब एक पॉइंट दिया होता है कभी कभी वेटलेसनेस। अब वेटलेसनेस तो बेटा यार वो तुम्हें पहले से ही पता है कि कई बार कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब वेट जीरो फील होना शुरू हो जाता है, जब जी जीरो फील होगा यार तो वेट भी क्या होगा, जीरो फील हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेटलेसनेस एक बस मैं नाम लूंगा, दो तीन बातों के कराऊंगा करूंगा, उसमें क्या पता ही है वो तुम्हें। तो एक आपकी बुक में लिखा होगा, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्लोज हो रहा होता है तो वहां पे एक तो केपलर लॉ आ जाते हैं, एक लिखा होता है कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। ओ भैया वेटलेसनेस तो वैसे ही पता तुम्हें, वेटलेसनेस। अब जब वेट जीरो फील हो वो वेटलेसनेस है, यानी जब जी जीरो फील हो वो क्या है, वेटलेसनेस है। तो उस पे बस पता ही है, कर लेना। एक दिया होगा यार ग्रेविटेशनल मास और एक दिया होगा इनर्शियल मास। अब इसको भी देख लेना, इनर्शियल मास होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल
मास। अब मास तो भैया किसी चीज का मास है, लेकिन उसको ना मेजर करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी सेम मास में थोड़ा बहुत, क्योंकि फार्मूला अलग होगा, फर्क भी आ सकता है। अगर तो बेटा इनर्शिया के कंसेप्ट से मेजर कर रहे हो मास को, वो इनर्शियल मास हो गया। अब जैसे मान लो आपके पास F इक्वल टू एम में होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाय एम है। अगर तो ये वाला फार्मूला लगा के तुम मास कैलकुलेट कर रहे हो तो समझ लो वो इनर्शियल मास आएगा, क्योंकि यहां इनर्शिया का कंसेप्ट लगा रहे हो कि फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगी जी, उसमें स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। तो अगर इस फंडे से कैलकुलेट कर रहे हो, आपको फोर्स गिवन था, ये क्या लिख दिया मैंने, मास निकालना ना, मास इक्वल टू F बाय ए। अगर बेटा इस फार्मूले से आपने मास निकाला है तो समझ लो तुमने क्या निकाला है, इनर्शियल मास निकाला है, इनर्शिया के कंसेप्ट से। अच्छा, ग्रेविटी के कारण भी मास निकल सकता है कि भी अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जी, ये मास ऑफ अर्थ है, ये उस ऑब्जेक्ट का है। नीचे आर का स्क्वायर होता है, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे तो रेडियस के लगभग इक्वली लेते होते हैं। अब यहां से अगर मैं इस मान लो मुझे किसी ने फोर्स कैलकुलेट करके दिया कि भैया तेरे को धरती यहां पर इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, पता लग गया मेरे को, जी की वैल्यू वैसे पता है, धरती का मास पता है, धरती का रेडियस पता है, तो मैंने अगर यहां से निकाल लिया मास F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, मास ऑफ अर्थ, अगर इस फार्मूले से कैलकुलेट करूं तो समझ लो मैंने क्या कैलकुलेट किया, ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट किया। अगर इस कंसेप्ट से करूं तो मैंने इनर्शियल मास कैलकुलेट किया। आने तो सेम चाहिए, लेकिन भाई फर्क भी पड़ सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, वेटलेसनेस, छोटी मोटी बातें करते रहना, कुछ न्यूमेरिकल अभी और चलते रहेंगे। अदरवाइज आपका चैप्टर क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। तो मजे लो, 1-2 दिन वेट करो, न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। उसके बाद फिर न्यू टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, एक अलग ही स्टेज की ओर हम बढ़ जाएंगे। सिलेबस ही अलग टाइप का हो जाएगा यार, थ्योरी ज्यादा हो जाएगी, न्यूमेरिकल तो करनी पड़ेंगे एग्जाम में। देखो कॉम्पिटिटिव वाले में तो न्यूमेरिकल टाइप ही आता है, लेकिन फिर भी आने वाला जो सिलेबस है ना, लंबा खींचेगा, खैर वो भी, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आएगा, लास्ट में जाके एक वेव्स वाला चैप्टर है, वो फिर से न्यूमेरिकल वाला फिर से तेजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल सब में आएंगे, लेकिन थ्योरी अब कुछ चैप्टर ऐसे मिलने वाले हैं, उनमें ज्यादा रहेगी। तो क्लोज है जी आपका ग्रेविटेशन, आज का लेक्चर भी क्लोज, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी क्लोज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।